हेलो एंड वेलकम। सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज का एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी का नाम सुनते से ही आप भाग जाते हैं या पढ़ाई करना छोड़ देते हैं या आपको लगता है इतनी सारी डेफिनेशंस, मैथ्स, थ्योरीज, ये सब कौन पढ़ेगा, एक ही तो पाठ है, रहने देते हैं, तो प्लीज मत जाइए, रुक जाइए, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी को एक बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से पढ़ने वाले हैं। जब मैंने कहा अनकन्वेंशनल, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक नया सा कंटेंट ले आऊंगी, कुछ हैपनिंग सी चीजें डाल दूंगी कि आपको एनसीईआरटी की वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इस चीज का अश्योरेंस देती हूँ कि अब जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, आप जब ज्योग्राफी को समझेंगे, तो वो आपको एक भारी भरकम लोड सब्जेक्ट की तरह नहीं लगेगा, बल्कि एक ऐसी चीज लगेगी जो आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट करती है और इसीलिए उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बहुत आइडियलिस्टिक लगती हैं। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है लेकिन क्यों पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन प्लीज ठहर जाइए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ज्योग्राफी को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप समझ पाएंगे, आप खुद देख पाएंगे कि ज्योग्राफी क्यों हमारी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों हम लोगों का लाइफ बेस है ज्योग्राफी। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स। हम ना तो अपने आसपास के लोगों के बिना रह सकते हैं और हम ना ही अपने आसपास की फिजिकल एनवायरनमेंट के बिना रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ना ही हम लोग आसपास में जो चीजें हैं उनको यूज किए बिना रह सकते हैं और ना ही आसपास में जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझे बिना रह सकते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक तरीके से समझें तो रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी और हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। अब ये डेफिनेशन इतनी जनरल है ना कि हम लोग इसके बारे में जब समझने लगेंगे तो ये बहुत ही वास्ट सी डेफिनेशन बन जाएगी। आप समझिए कि जब आप उठते हैं, उठते से ही अगर आप अपनी कर्टन्स को खोलेंगे और सनलाइट आपके फेस पर आएगी, तो आप, वो कर्टन्स और वो सनलाइट तीनों रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप खुद भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में अपनी मदद करते हैं। वो कर्टन्स भी हैं जो किसी न किसी तरीके से आपकी साउंड स्लीप को सिक्योर बनाने में मदद करती है, और वो सनलाइट है जो कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्स है, कर्टन्स एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और ह्यूमंस हम खुद भी तो रिसोर्स हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी मिलके जब एक सेटअप में काम करती हैं, आगे चलती हैं, तो हम सब लोग बन जाते हैं बहुत एसेंशियल टू आवर नीड एंड ग्रोथ। आपको लगता होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं ये लैंड, वाटर, एयर, इनके बारे में, पोल्यूशन और डिग्रेडेशन और इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें हम बनाती हैं, हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, हमें शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, हमारी हर बेसिक चीज को हम तक पहुंचाने का काम इन सारे नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का है। अगर हम सच में रिसोर्सेज को समझते हैं तो रिसोर्सेज ब्लेसिंग्स हैं हम सब के लिए, हम सबकी ग्रोथ का एक बहुत ही एसेंशियल स्टेट है। हम जनरली जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ प्लांट्स और ग्रीनरी और इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट जब एक बड़े स्केल पर सोचा जाता है तो ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग्स को एनवायरनमेंट से अलग नहीं किया जा सकता। ह्यूमंस और सारी चीजें मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं। जब हम सब लोग मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे लिविंग फॉर्म्स हैं, हम ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो साथ में मिलकर काम करना, साथ में अपने आसपास की चीजों की नॉलेज रखना, इंफॉर्मेशन रखना और इस तरह से आगे बढ़ना कि हम लोग एक दूसरे को हार्म ना करें, एनवायरनमेंट को और उसमें प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद को भी हार्म ना करें। हम लोग बात करें इस तरह से डेवलपमेंट की, इस तरह से आगे बढ़ने की, इस तरह की ग्रोथ की कि हम लोग इकट्ठे चलें।
हम लोग इस तरह से ग्रो और डेवलप करें कि ना ही हम एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पहुंचाए और ना ही खुद की आने वाली जनरेशन्स को किसी भी फॉर्म में हार्म करें। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट एक ओपनिंग लेंस है, एक ऐसा चैप्टर है जो समझाता है कि किस तरह हम लोगों को इस दुनिया को देखना है। वो नजरिया देता है हमें ये चीज देखने का कि हर वो चीज जिसे हम देखकर भूल जाते हैं, उस चीज को देखने के लिए जो लाइट है वो भी एक रिसोर्स है। उसके अंदर जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बन रही है, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होकर इकट्ठी हमारे साथ में हमें जिस तरह से मिल रही हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं। इनका डेवलपमेंट किस तरह से जब हम देखते हैं रिसोर्सेज बेस फॉर्म करते हैं, तो उन बेस की रिस्पेक्ट करना, उन बेस को इस तरह से यूज करना कि वो इफेक्टिव है और वो एफिशिएंट है, इस तरह का यूटिलाइजेशन है कि वो दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है। वो रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज करता है और उसका पूर्ण तरीके से यूज करता है, ताकि हम सब लोग आज जिस एनवायरनमेंट को जिस तरह से देख पा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम उसे और बेहतर स्टेट में देख पाए। और ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर के कोर्स में हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। हम देखेंगे कि रिसोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्योंकि इतने स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं इन नेचर, या फिर अगर लिमिटेड नहीं भी हैं तो उनको हार्म करने का, ओवर यूटिलाइजेशन का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत ही एसेंशियल बन जाता है। इस चैप्टर में एक हिडन पार्ट है और वो है लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस बताता है कि लैंड, जमीन क्या होती है। जिस जमीन के हिस्से पर आप रह रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी काट रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ, हर चीज इस लैंड नाम के रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि एक मुहावरा है जहाँ कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी कि एंड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि लैंड है तो हम हैं, लैंड की वजह से हम सस्टेन कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लैंड एज अ रिसोर्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैंड कितना एसेंशियल है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिसोर्सेज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉइल जो लैंड का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हम लोग किस तरह साथ में मिलकर इन सब चीजों से बैटल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं इन चीजों को, और ना ही सिर्फ स्टॉप कर सकते हैं बल्कि रिवर्स कर सकते हैं सारे डैमेज को जो आज तक एनवायरनमेंट के ऊपर इन्फ्यूज किया गया है। फिर से एक चीज कहूंगी कि एनवायरनमेंट को सिर्फ पेड़, पौधे और जानवरों की तरह ना देखें। एनवायरनमेंट का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है और वो है हम, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन कंपोनेंट। अब ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग एनवायरनमेंट को एक दूसरे कंपोनेंट की तरह देखते हैं तो उसे हार्म करना आसान हो जाता है। तो एसी चला के छोड़ देना आसान हो जाता है, लाइट चला के भूल जाना आसान हो जाता है, नल खुला छोड़ देना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ये चीज अगर गलत तरीके से इम्पैक्ट होगी तो सिर्फ वाटर एज अ रिसोर्स खत्म नहीं होगा या इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिसोर्स नहीं डिप्लीट होगी, हम खुद भी डिप्लीट होंगे, हम हर तरीके से इम्पैक्ट होंगे और हम खुद की प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी है। ये केस स्टडी है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सूखो माजरी, इस जगह का एक छोटा सा विलेज। यहाँ पर एक टाइम पर 1 हेक्टेयर लैंड में सिर्फ 13 ट्रीज ग्रो करती थी और उन लोगों ने ये प्रूव किया कि किस तरह से इकोलॉजिकल डैमेज और डिग्रेडेशन को ना ही सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। इन लोगों ने फ्रॉम 1976 टिल 1992 एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कि उस हेक्टेयर ऑफ लैंड में जहां पे सिर्फ 13 ट्रीज थी, अब वहां पर 1270 से भी ज्यादा 1272 ट्रीज के अराउंड ट्रीज प्लांटेड हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने एक और चीज भी लिखी है। ये लिखा है कि किस तरह सिर्फ अगर वेजिटेशन इंक्रीज होता है
ना ही वो सिर्फ लैंड के लिए बेनिफिशियल है या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी बेनिफिशियल है। वो ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक वेलफेयर को भी इंक्रीज करता है। उस पीरियड ऑफ टाइम में हर हाउस होल्ड की इनकम 10,000 से लेके 15,000 तक के आसपास इंक्रीज हुई थी। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में जब लोगों ने इस एनवायरमेंट वेलफेयर को अपने हाथों में ले लिया तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई, इस तरह से काम किया, तो वो इस तरह का डेवलपमेंट लेकर आ पाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। एनवायरमेंट को एनवायरमेंट की तरह समझना, ह्यूमन बींग्स को एनवायरमेंट के पार्ट की तरह समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, और इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने की इम्पोर्टेंस के बारे में समझना। इसके अलावा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में मैप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जो मैप्स देख के ज्योग्राफी पढ़ना छोड़ देते हैं तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि मैप्स को इस तरह से पढ़ा जाएगा कि ना ही सिर्फ आप मैप्स पढ़ लेंगे बल्कि अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने की भी सिचुएशन में आ जाएंगे। आप लोगों को मैप्स बहुत इजी लगने लग जाएंगे और आप क्विकली सब कुछ याद कर लेंगे, क्योंकि हम मैप्स को देखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, बल्कि समझ लेंगे। जब मैप्स को समझ लेते हैं तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। आप इसे धीरे धीरे अपनी पेस पर अच्छे तरीके से तय कीजिए, और इस प्रोसेस में आपके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। गुड लक।